कुछ पेशेंट्स में एसीएल सर्जरी के बाद भी लचक बनी रहती है, मतलब एसीएल सर्जरी अच्छी तरीके से हो गई है, उन्होंने अच्छे से एक्सरसाइजेस भी की है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को भी फॉलो किया है, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पास आते हैं कि उनको अभी भी हाई एंड एक्टिविटीज़ मतलब दौड़ने में या जंप करने में घुटने में हल्की लचक आती है। तो ये कौन से पेशेंट्स हैं और इनमें लचक आने का क्या कारण होता है? दोस्तों, एसीएल लिगामेंट घुटने के अंदर का लिगामेंट होता है जिसका काम होता है घुटने को स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी दो डायरेक्शन में होती है। एक मैं आपको नी के मॉडल में समझाता हूँ। ये स्टेबिलिटी आगे और पीछे की डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब कि ये घुटने को आगे पीछे जाने से घूमने से रोकता है। और दूसरी स्टेबिलिटी होती है रोटेशनल, मतलब कि ये घुटने को घूमने से रोकता है। तो जो रोटेशनल स्टेबिलिटी है, ये एसीएल इंजरी वाले पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में लचक बने रहने का कारण बनती है, मतलब कि जो एसीएल लिगामेंट बनाया गया है वो पूरी तरह से रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। तो आज हम ये बात करेंगे कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें एसीएल लिगामेंट सर्जरी के बाद भी रोटेशनल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। पिछले कुछ सालों के अंदर एएलएल लिगामेंट का रोल आ गया है घुटने को स्टेबिलिटी देने में। पहले हम सिर्फ एसीएल की बात करते थे, लेकिन अब हम एसीएल के साथ एएलएल की भी बात करते हैं। एएलएल मतलब एंटीरोलेटरल लिगामेंट। ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट होता है। इसका काम होता है, इसका जो प्रमुख रोल है वो है घुटने को रोटेशनल स्टेबिलिटी देना। मतलब एसीएल के साथ ये आपके घुटने को रोटेशनल स्टेबिलिटी देने में सपोर्ट करता है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम यदि सिर्फ एसीएल लिगामेंट बना दिया जाए, एमआरआई ये बता रही है कि उनको एसीएल टेयर है, लेकिन यदि हम सिर्फ एसीएल लिगामेंट बनाते हैं तो ये नाकाफी होएगा। मतलब कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें एसीएल लिगामेंट बनाने के बाद भी रोटेशनल इंस्टेबिलिटी रह जाती है। तो ये कौन से पेशेंट्स हैं? ये तीन प्रमुख इंडिकेशंस, तीन प्रमुख जो ये पेशेंट्स हैं जिनको कि एसीएल के साथ एएलएल बनाने की भी ज़रूरत है ताकि उनका घुटना स्टेबलाइज हो पाए, उनमें से नंबर वन, जिनको आ, बहुत सालों से एसीएल का टेयर है, मतलब कि आपकी जो इंस्टेबिलिटी की हिस्ट्री है वो कई साल पुरानी है, जिसे क्रोनिक एसीएल टेयर कहते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में हमें एसीएल के साथ एएलएल बनाना चाहिए। नंबर टू, जिनको हाई ग्रेड पिवट आता है, मतलब कि आपकी लचक इतनी ज़्यादा है कि आप चलते हुए एकदम से गिर जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि चलते हुए मेरे घुटने में इम्बैलेंस है लेकिन मैं चल पा रहा हूँ। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं कि चलते हुए मैं तो गिर ही जाता हूँ। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको एसीएल के साथ एएलएल बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है। और तीसरे वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि एसीएल रिवीजन सर्जरी करनी पड़ रही है, मतलब कि री इंजरी हो गया है, मतलब कि रिकरेंट एसीएल टेयर हो रहा है। एक बार एसीएल बना लिया लेकिन उसके बाद भी वो टूट गया है। तो ये तीन प्रमुख पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि ये देखा गया है कि जो रोटेशनल स्टेबिलिटी होती है वो एसीएल के साथ एएलएल भी प्रदान करता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में को हमें यदि 100% रिकवरी देनी है, अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, तो हमें एसीएल के साथ एएलएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन भी करना चाहिए। यदि आप भी इन जो मैंने तीन तरह के पेशेंट्स बताए उनमें से किसी एक तरह के पेशेंट्स हैं, तो अपने सर्जन से आप बात करिए कि एएलएल लिगामेंट के बारे में वो आपको बताए। आपको यदि एएलएल लिगामेंट की ज़रूरत है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन साथ में करें ताकि सर्जरी के बाद आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से पूरी तरह रिकवर हो सके।